Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Today's topic is density of unit cell. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल की डेंसिटी के बारे में। यूनिट सेल की डेंसिटी का सबसे पहले हम फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाता है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं, और लास्ट में उसका इस न्यूमेरिक ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्या होता है पूछे जाते हैं, वो हम गिनने वाले हैं। अब लोअर स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, हमें किसकी डेंसिटी ढूंढनी है, तो हमें यूनिट सेल की डेंसिटी को क्या करना है, ढूंढना है। इसीलिए हमें किसका मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ ए यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारा डेंसिटी यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल दिखाया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि ये मैंने क्यूबिक यूनिट सेल दिखाया हुआ है, और क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हमें पता है कि उसकी जो एज लेंथ होती है वो कैसी होती है, सभी में सिमिलर होती है, सभी में क्या होती है, सेम होती है। इजिकल टू, इसीलिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये हमें पता है, हमने आगे के लेक्चर में ये बहुत बार बताया है मैंने बुक के। तो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है कि कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हमने लिया हुआ है तो उसकी क्या होगी, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सभी की सभी लेंथ जो है वो क्या है, सेम होती है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें डेंसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें मास चाहिए यूनिट सेल का और वॉल्यूम का यूनिट सेल चाहिए। तो वॉल्यूम का यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब। बात आती है मास ऑफ यूनिट सेल पे। ठीक है, अभी यूनिट सेल का मास मतलब अल्टीमेटली हमें एटम का मास चाहिए। ठीक है, हमारे इस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, इस जो यहाँ पे मैंने यूनिट सेल दिखाया है उसमें कितने एटम्स है, वो एटम और उन्हीं में से किसी एक एटम का क्या मास, मतलब कि यहाँ जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है वो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम। जेड क्या दिखाता है कि इस यूनिट सेल, जेड मतलब एटम पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है। ठीक है, अगर सिंपल यूनिट सेल होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा तो उसमें एक होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो दो, फेस सेंटर्ड होगा तो चार। ठीक है, ये हमने आगे भी ढूंढा हुआ है। ठीक है, एक तो ये, और ये स्मॉल एम है वो होता है मास ऑफ ईच एटम, मतलब एक एटम का मास कितना है, क्या एक एटम का मास कितना है, मतलब हमारे पास जेड तो है। ठीक है, कितने एटम है वो हमें पता है, इनटू क्या किया गया, एक एटम का मास कितना है, तो हमें टोटल यूनिट सेल का मास इस तरीके से कुछ मिल सकता है हमें। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज्ड फॉर फाइंडिंग एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि जो एज लेंथ है, अब अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो यूनिट सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी जो ये एज लेंथ होती है वो पिकोमीटर में होता है, और पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12। ये जो वैल्यू है बहुत ही छोटी है, इसको ढूंढने के लिए आप स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे यूज़ होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इस मेथड के मदद से जो ये एज लेंथ है उसको क्या करता है, उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो आपको एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि यूनिट सेल की एज लेंथ किस मेथड से फाइंड की जा सकती है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। क्लियर है? ओके, तो हमें यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल मिल गया है जेड इंटू एम। ओके, अभी हमने यहाँ पे जो मास ऑफ ईच हमें जो दिया जाता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। हमें जो ऑलरेडी पता होता है वो क्या होता है, मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है वो हमने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच एटम। मतलब
कि आपका जो एक एटम का मास है अगर उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास। ये फॉर्मूला आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कैपिटल M इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू स्मॉल m, और उसी के हिसाब से स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपन Na। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल। ये क्या हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल टोटल क्या हो जाएगा, Z। अभी जो कैपिटल M की वैल्यू मिली वो उस कैपिटल M की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इंटू M अपन Na। और जो यहाँ पे ये मास ऑफ अ यूनिट सेल मिला, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, इन दोनों की वैल्यू को अभी हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। अगर इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वापस एक बार देख लो कैसे ढूंढा जाएगा इक्वेशन डेंसिटी का। सबसे पहले तो हमें डेंसिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, मास अपन वॉल्यूम। हम यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपन मास ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। यहाँ पे सभी की यूनिट्स, जो क्यूबिक यूनिट सेल हमने लिया है, सबकी एज लेंथ सेम होती है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, A³ हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे हो गया ये A³। अभी हमें देखना है मास ऑफ यूनिट सेल कितना होता है। तो जितना पर यूनिट सेल की जितने एटम होते हैं इनटू मास ऑफ ईच एटम, मतलब एक एटम का मास हमें ले लेना है Z इंटू M। ओके, इस इक्वेशन के ऊपर से हमें स्मॉल m की वैल्यू कितनी आती है वो मिल जाएगी, ठीक है। और ये स्मॉल m की जो वैल्यू मिली उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन में रखने के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल की वैल्यू है, मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू है, और इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। वो कितनी होती है, तो Z इंटू M अपन A³ अपन Na। वहाँ जहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है वो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का है, Z होता है वो एटम पर यूनिट सेल है। उसके बाद जो A³ दिख रहा है वो आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, जो और M जो है वो क्या है, मोलर मास, और जो Na है वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स एवोगैड्रो नंबर का क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें देखो, नॉर्मली एग्जाम में ये फाइंड करना पूछा जाता नहीं है। ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है कि ये जो 5 पैरामीटर्स है इसमें से किसी भी 4 पैरामीटर्स की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, आपको 5th जो पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी गई है वो फाइंड करनी होती है। नॉर्मली ये यूनिट सेल, ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। ये डेंसिटी की फॉर्मूला फाइंड करनी नहीं पूछी जाती, हमें न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और उसी के प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। 10 जितने कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसके बाद कुछ 4 या 5 है जो मैं आपको घर से देने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram centimeter cube minus how many atoms are present in 208 gram of element. सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल हम करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले दिया गया है वो क्या है, एज लेंथ दी गई है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल A इज इक्वल टू कितना है, 288 पिकोमीटर। कितनी है, 288 पिकोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद बोला है डेंसिटी हमारे पास कितना है, 7.2 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, यूनिट सब में चाहिए। अगर आपका आंसर सही हो फिर भी आपने यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो आपको आंसर में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट लिखना न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमारे पास डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, Z इंटू M A³ अपन Na, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू स्मॉल m अपन A³। यहाँ पे जो m है वो क्या है,
मास ऑफ ईच एटम, जो ये कैपिटल M है वो क्या है, मोलर मास ऑफ एटम। क्या है, मोलर मास ऑफ एटम। अभी यहाँ पे जो डेंसिटी की फॉर्मूला है उसमें ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, और यहाँ पे जो एज लेंथ हमें दी गई है वो 288 पिकोमीटर है। अभी ये पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले तो 288 इंटू 10⁻12 करोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 288 इंटू 10⁻10। ठीक है। और यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। कौन से स्ट्रक्चर की, बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी की बात की गई है। और बीसीसी के बारे में हमें पता है पर यूनिट सेल जेड की वैल्यू कितनी आती है, तो 2। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमें पता है। इन चीज़ों या जो वैल्यूज़ दी गई है हमें, ये वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला के अंदर रखना है, और हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि भाई एटम कितने हो गए 208 ग्राम एलिमेंट के अंदर। हाँ, हमें क्या फाइंड करना है वो भी हमें ठीक से पता होना चाहिए। हमें बोला गया है कि 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट के अंदर एटम कितने हो गए। ठीक है, हमें एलिमेंट दिया गया है जिसका वेट कितना होगा 208 ग्राम। ठीक है, हमें फाइंड करना है एटम कितने होंगे। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम ये न्यूमेरिकल को गिन सकते हैं। हम सबसे पहले देखने वाले हैं इस फॉर्मूला के साथ। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है ग्राम, 208 ग्राम में एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हमें डेंसिटी दी गई है, एज लेंथ भी हमें पता है, z हमने बता दिया है यहाँ पे कि वो 2 होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ एटम ढूंढने वाले हैं। ठीक है ना, एटम जो हमारे पास है, नहीं तो हमारा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हम क्या करने वाले हैं, मास ढूंढने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मास ढूंढेंगे, उसके बाद आगे आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है अपना जो ये फॉर्मूला है, मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब अपन जेड। सभी की सभी वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ आपको क्या करनी है, इस वैल्यू को क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर रखना है। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 7.2 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब। एक एज लेंथ कितनी है, 288 इंटू 10⁻10। ठीक है ना, सेंटीमीटर, और उसका क्या हो जाएगा क्यूब, और अपन क्या आ जाएगा 2। अभी यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला जो हमारा आया उसका कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा, आपका आंसर जो आएगा 8.6 इंटू 10⁻23 है। क्या है, 8.6 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, और उसकी फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है, ग्राम। अभी सबको पता है कि मास का यूनिट जो होता है वो ग्राम ही होता है, पर आगे हम जाएंगे तब डेंसिटी आएगी, एज लेंथ आएगी, उन सब का शायद कोई भूल जाए, इसीलिए हमें क्या भूल सकता है, इसीलिए हमें क्या करना है कि जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसके साथ साथ उसका यूनिट भी हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखो मैंने यहाँ पे यूनिट पुट किया हुआ है, तो अभी क्या हो गया, सेंटीमीटर -3 है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये +3 ये -3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रह कौन गया, तो ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा यूनिट सेल क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया हमारा, ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ ईच एटम कितना आ गया, 8.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। मैं क्या बोल रहा हूँ वो वापस सुनो, मास ऑफ ईच एटम मतलब कि एक एटम का मास कितना होगा वो हमें पता चल गया। देखो हमें जो ढूंढना है वहाँ पे हम आ गए, हमें पूछा गया है कि 208 ग्राम एलिमेंट है उसमें कितने एटम है, 208 ग्राम एलिमेंट्स है उसमें कितने एटम है। हमने यहाँ फाइंड कर दिया कि एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास कितना होता है, तो 8.6 इंटू 10⁻23 ग्राम। हमें बोला है 208 ग्राम में कितने एटम होते हैं, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई x एटम होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसीलिए अगर हम इस फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 208 अपॉन 8.6 इंटू 10⁻3। ठीक है ना, अभी ये इसकी गिनती कैसे आया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको पता होना चाहिए ये कैसे आया। ठीक है, ठीक है।
अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में जो हमें आंसर हमारा आंसर चाहिए हमें वो आ जाएगा 24.18 इंटू 10⁻23 एटम। 24.18 इंटू 10⁻23 एटम आ जाएगा। मतलब कि 208 ग्राम एलिमेंट में 208 ग्राम एलिमेंट है, उसमें एटम कितने हैं तो 24.18 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो ये हो गया एक ये जो हमारा फॉर्मूला है उस हिसाब से हो गया। अभी हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला के हिसाब से इसी न्यूमेरिकल को कैसे गिना जा सकता है। ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी मेथड नंबर 2 है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है वो हमें पता है। हमें अभी जो फाइंड करना है वो है मोलर मास ऑफ एटम। मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमने इसीलिए ये जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई कर दिया और मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपन जेड। जेड है हमारा एटम पर यूनिट सेल। वापिस सभी फॉर्मूला हमारे पास है, सिर्फ हमको सभी ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूला में क्या करना है, उस वैल्यूज़ को पुट करना है। और अगर हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 51.8 और मोलर मास का जो यूनिट सेल होता है वो क्या हो जाएगा, ग्राम अपन मोल। ठीक है ना। और अभी मुझे अगर फाइंड करना है, मुझे पता नहीं है मोलर मास का यूनिट क्या है, वो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने जो हमारा डेंसिटी की वैल्यू लिखी है उसकी बाजू में मैंने क्या लिखा हुआ है, उसके यूनिट्स भी लिखा हुआ है। उसी हिसाब से एज लेंथ के बाजू में भी उसका क्या लिखा हुआ है, मैंने यूनिट लिखा हुआ है। यहाँ पे एवोगैड्रो का यूनिट आता है मोल इनवर्स। मोल इनवर्स आता है, क्या आता है, मोल इनवर्स। ओके, हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर, ये -3 है, ये यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम अपन मोल। तो ठीक है ना, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मोलर मास का यूनिट सेल क्या होता है, ग्राम अपन मोल, ग्राम अपन मोल। ऐसे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। आप अगर सिर्फ इस तरह के सिंपल वैल्यूज़ के साथ यूनिट सेल को भी रखते ही जाओगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है ना, तो इजीली आपको यूनिट भी लिख सकते हो आपके आंसर के साथ। तो ओके, तो 51.8 ग्राम अपन मोल आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, ये जो वैल्यू हमने लिखी है उसमें ये क्या बताता है कि भाई 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम नहीं एलिमेंट, 1 मोल एलिमेंट जो है उसका वेट कितना है, 51.8 ग्राम। 1 मोल एलिमेंट है उसका वेट कितना हो जाएगा, 51.8 ग्राम एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 मोल एलिमेंट है उसका वेट कितना हो गया, 51.8 ग्राम। और लोअर स्टैंडर्ड में ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। कितना होता है, 6.022 इंटू 23 एटम होता है। इसीलिए यहाँ पे जो 1 मोल एलिमेंट लिखा है, बराबर ना, 1 मोल एलिमेंट लिखा है उसके जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। मतलब कि 6.022 इंटू 23 एटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 51.8 ग्राम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। हमें पूछा गया है कि 208 ग्राम एलिमेंट है, उसमें कितने एटम है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 208 ग्राम एलिमेंट है, उसमें मान लिया कि x जितने एटम है। ठीक है ना। देखो ये वैल्यू कहाँ से आया, ये कहाँ से आई है, वो हमने यहाँ से ढूंढा है कि 51.8 ग्राम अपन मोल है। 1 मोल मतलब कि 1 मोल एलिमेंट का वेट कितना है, 51.8 ग्राम है। और एक 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 एटम होता है, वो हमें पहले से पता है। उसी को हमने ये 1 मोल की जो वैल्यू होती है, इस 1 मोल की जो वैल्यू होती है उसको सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, रख दिया है। इसीलिए 6.022 इंटू 23 एटम इज इक्वल टू 51.8 ग्राम एलिमेंट आपका आ गया है। तो हमें अभी चाहिए 208 ग्राम एलिमेंट का कितना, तो हमने मान लिया कि x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 208 इंटू 6.022 इंटू 23 अपन 51.8। और आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.18 इंटू 23 एटम। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। देखो
क्वेश्चन एक ही था, हमने दो अलग अलग फॉर्मूला के साथ किया है, दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला है, हमने जो ये सॉल्यूशन किया है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हैं। सभी न्यूमेरिकल के अंदर हम पहले यही करेंगे, हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूला में वो वैल्यूज़ जो दी गई है उसे पुट करना है। उसके बाद उसका यूनिट, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो यूनिट सेल सभी एक ही, मतलब यहाँ पे अगर हमने हमारा जो मास है वो ग्राम में लिया हुआ है तो हमें जो एज लेंथ होनी होगी, एज लेंथ लेनी पड़ेगी, वो किस में होगी, तो सेंटीमीटर में ही होगी। अगर ये किलोग्राम है, अगर ये ऐसा यूनिट में किलोग्राम में, तो ये मीटर में ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज सो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट, ठीक है। ये एक बात हमें देखनी है, एफसीसी यूनिट है तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, कितनी होगी, तो 4 विथ सेल एज लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देखो एज लेंथ हमें कौन से यूनिट में दी गई है, तो सेंटीमीटर के अंदर। दूसरी एक बात मैंने आपको पहले भी बताया, एज लेंथ ढूंढने के लिए कौन सी मेथड होती है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। ओके, इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी। ओके, डेंसिटी भी हमें दी गई है 8.92 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, एज लेंथ भी सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यूनिट को कोई इंटरचेंज करना हो, या हमें यूनिट का कोई इंटरचेंज करना पड़ेगा नहीं, ठीक है। ओके, अभी हमें बोला है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एक और चीज़, चलो हमें बोला गया एटॉमिक मास कॉपर का हमें फाइंड करना है। देखो, आपको एटॉमिक मास बोला जाए या मोलर मास बोला जाए या मोलेकुलर मास बोला जाए, इन तीनों ही केसेस में हमें कैपिटल एम ही फाइंड करना है। इन तीनों का मतलब कैपिटल एम ही होता है, जो है हमारा मोलर मास। एफसीसी हमारे पास मैंने बताया Z=4 है, एज लेंथ हमें दी गई है, ये हमने क्वेश्चन में से निकाली है, डेंसिटी भी हमें दी गई है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, डेंसिटी Z इंटू m/A³ हमें फाइंड करना है मोलर मास। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया कुछ इस तरीके से। अभी जो ये वैल्यू दी गई है, सिर्फ इसमें क्या करनी है, हमें रखनी है। रखने के बाद हमें आंसर मिलेगा कुछ 630.73 इंटू 10⁻⁻1, और इस -1 को अगर मैं निकालूँ तो आ जाएगा 63.07। अभी देखो, मैंने आपको बोला था मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम अपन मोल, ठीक है। अगर आप यूनिट लिखते हो तो इजीली आपको पता चल जाएगा, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से गया, ये -3 यहाँ से गया, ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्यूब करना है, वो ब्रैकेट में, वो याद रखना, ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए ग्राम अपन मोल हमारा आ गया। तो मोलर मास आ जाता है 63.07 ग्राम अपन मोल। ये हो गया हमारा मोलर मास। जब भी हम मोलर मास में लिखेंगे तब यूनिट आएगा ग्राम अपन मोल, और जब हम एटॉमिक मास लिखने वाले हैं तब हम लिखेंगे 63 म्यू। ये क्या है, तो म्यू, यहाँ पे एटॉमिक मास का ये क्या है, यूनिट सेल होता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड है हमारा सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस। अभी तक CCP लैटिस क्या है उसके बारे में बात की नहीं है। अभी के लिए याद रख लो कि CCP का मतलब होता है FCC, दूसरा कुछ नहीं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसका फुल फॉर्म है, उसी को हम बोलेंगे FCC। एक्स-रे study of its crystal so that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer। ठीक है, यूनिट सेल का एज लेंथ हमें पता है 408 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। एटॉमिक मास हमें दिया गया है 107.9 म्यू। ओके, तो एटॉमिक मास कैपिटल एम हमें दिया गया है 1.09 म्यू, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम अपन मोल में, तो सिंपल यही आ जाएगा कि 107.9 ग्राम अपन मोल, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ग्राम में है, तो जो हमारी एज लेंथ होगी वो हमें सेंटीमीटर में लेनी है। तो एज लेंथ हमें दी गई है 408.9 पिकोमीटर,
ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आ जाएगा 408.9 इंटू 10⁻⁻10। कितना आ जाएगा 10⁻⁻10। यहाँ पे सीसीपी की बात की गई है, यहाँ पे एफसीसी, ये हमें एचसीपी को ध्यान में नहीं लेना है। सीसीपी की बात की गई तो सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसी की बात करने वाले हैं। जब भी सीसीपी की बात कही जाती है तब हमें समझना है एफसीसी की बात हो रही है, और एफसीसी के लिए एटम पर यूनिट सेल कितना है वो हमें पता है, Z=4 होता है। डेंसिटी हमें ढूंढना है। डेंसिटी की फॉर्मूला ये है, डेंसिटी यहाँ हमारे पास Z है, मोलर मास है, एज लेंथ है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। बस अभी क्या करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करनी है, और लास्ट में जब आप डायरेक्ट लिखना नहीं है, नोट में लिखते वक्त डायरेक्ट लिखना नहीं है, ये सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा वो आपको लिखना है। उसको कैसे 10.5 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सभी फॉर्मूला दी गई है। ये फॉर्मूला हमें पता है, नहीं पता है तो हम डिराइव कर सकते हैं, हमने आगे देख लिया है। वैल्यू हम इसमें रखेंगे, रखने के बाद हमारा अगर कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप कैलकुलेशन करके एक बार देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ में कुछ ऐसा है कि भाई एन एलिमेंट विथ मोलर मास, तो मोलर मास हमें दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम अपन मोल में है कि किस में है, किलोग्राम में। ठीक है, ये बात आपको देखनी है कि ये किस में है तो किलोग्राम में। कितनी है वैल्यू मोलर मास की, 2.7 इंटू 10⁻⁻2 है। ठीक है ना, ओके। फॉर्म अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें मिल गई। डेंसिटी हमें दी गई है कि 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ठीक है, हमें यहाँ पे हमें सिर्फ एज लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। हमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भाई ये कैसे ढूंढा जाएगा, कि क्योंकि हमारे पास तो ये फॉर्मूला हमारी है। ठीक है ना, मुझे एक बात पता हो, हमारे पास मोलर मास है, एज लेंथ है, एवोगैड्रो नंबर में पता है, डेंसिटी भी हमें शायद डेंसिटी भी दे दी गई है। तो हमें अल्टीमेटली ढूंढना ये है, ये क्या है, एटम पर यूनिट सेल। और एटम पर यूनिट सेल सब में अलग अलग है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू 1 होगी, बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2 होगी, और FCC होगा तो 4 होगी। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू आएगी उसी तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल। अगर Z की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर कैसा है, तो प्रिमिटिव है। 2 हो गई तो बॉडी सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड होगा। Z की वैल्यू 4 आ गई तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर फेस सेंटर का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला डेंसिटी की रखनी है, कि ढूंढना है हमें Z, तो हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया। ये सभी की सभी वैल्यू हमारे पास है, हमने सभी वैल्यू को एक ही तरीके के यूनिट सेल में रखा हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अपन मीटर क्यूब। एज लेंथ 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यूब। हमने होल्स क्यूब किया है, मतलब हमें अभी इसका क्यूब निकालना है। और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 23 मोल इन वर्स अपन 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम अपन मोल। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू रखी उससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा Z की वैल्यू आ जाती है 4। कितनी आएगी, Z की वैल्यू आएगी तो 4 आने वाली है। Z की वैल्यू कितनी हो गई तो 4। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाएगा, तो नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हो जाए कैसा होगा, तो FCC मतलब फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ओके। फिफ्थ हमारा न्यूमेरिकल है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC रेटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी इज 10�5 ग्राम अपन सेंटीमीटर। हमें ढूंढना है एटॉमिक मास।
ठीक है। FCC तो Z हो जाएगा 4। एज लेंथ दी गई है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी भी हमें सेंटीमीटर में ही दी गई है, कितनी वैल्यू है तो 10.5। एवोगैड्रो हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। एटॉमिक मास कैपिटल M हमें ढूंढना है, ये हमने रखा हमारा फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करके हमने M सिंप्लीफाई कर दिया उस फॉर्मूला को, और हमें कौन सा फॉर्मूला मिल गया, तो ये फॉर्मूला मिला। उसमें वैल्यू पुट करो, यूनिट सभी की एक ही तरीके की है, तो हमें उसमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 106.574 ग्राम अपन मोल। मोलर मास है तो ग्राम अपन मोल आ जाएगा। एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो हमें लिखना है 106.574 म्यू। ठीक है, 106.574 म्यू। ठीक है, थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ क्योंकि तकरीबन बहुत ही इजी न्यूमेरिकल मैंने लिए हुए हैं और ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ओके। अभी कुछ डिफरेंट शायद ये जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा अलग है। हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि भाई हमें नियोबियम क्रिस्टल दिया गया है, वो कैसा है तो उसका स्ट्रक्चर BCC का है, तो Z=2 आ जाएगा। डेंसिटी 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। एटॉमिक मास हमें दिया गया है 93 म्यू। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि एक तो BCC है। ठीक है, BCC हमें बोला है कि एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। अभी हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस तो है ही, तो फाइंड कैसे करें। ओके, डेंसिटी वाले फॉर्मूला में हमारे पास एज लेंथ है और हमारे पास एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें पता है। ठीक है ना, BCC के बारे में हमें पता है कि वो कितना होगा, R=√3a/4। कितना हो जाएगा, √3a/4। तो अगर यहाँ पे मैं एज लेंथ ढूंढ लूँ डेंसिटी वाले फॉर्मूला से, एज लेंथ का पता मैं लगा लेता हूँ तो बहुत ही इजीली मुझे क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ओके। डेंसिटी हमारे पास ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है इसीलिए, और एटॉमिक मास जो होगा वो 93 म्यू है, तो हम उसको बोलेंगे 93 ग्राम अपन मोल। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास ये दिया गया है, ये हमारा फॉर्मूला डेंसिटी का। हमें ढूंढना है क्या, तो एज लेंथ ढूंढनी है, तो हमें सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला ले लिया। हमारे पास ये जो सारी की सारी 4 वैल्यूज़ है वो हमें ऑलरेडी दी गई है, हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को पुट करना है। और वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 3.612 इंटू 10⁻⁻23। एक क्यूब की वैल्यू इतनी है। एक क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेट करने के बाद, 3.612 इंटू 10⁻⁻23 आ गई। अभी हमें क्यूब रूट निकालना है। जब भी आपको क्यूब रूट निकालना हो या स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको 10 के पावर में जो भी कोई वैल्यू है उसको इवन नंबर लाना होगा। किस में लाना होगा, इवन नंबर। अभी हमारे पास ये 23 जो है वो ऑड नंबर है, इसको मैंने 24 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड ले लिया, तो ये हो जाएगा 36.12 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ओके। अभी क्या होगा, मैंने क्यूब रूट निकालना है तो उसको क्या कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, उसको मैंने राइट हैंड साइड पे ले लिया। तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। और 24 को क्यूब रूट से मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 10-8। कितना है ये, -8 है। 10 की पावर कितनी है, तो -8 है। अभी यहाँ पे 36.12 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 36.1/2 होल का क्या हो जाएगा, 1/3 पावर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो, आपका अगर अच्छा नसीब हो तो शायद एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के साथ इसकी वैल्यू दी गई होगी, पर अगर नहीं दी गई है तो कैसे फाइंड करना है, तो उसकी हिंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लो कि ये जो है वो x है, तो ये जो x है वो क्या हो जाएगा, 36.12 होल का 1/3 पावर। ठीक है, दोनों और क्या ले लो आप, लॉग ले लो। लॉग लेने के बाद आपको पता ही है कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, 1/3 लॉग 3612।
अब हमें ढूंढना है 36 का 1 2 में लॉग ढूंढना है, उसकी वैल्यू आती है 1.5577, ठीक है ना। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5192, 0.5192, ठीक है। अभी x की वैल्यू ढूंढने के लिए हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.5192। अभी आपको क्या करना है, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.51 का 9 और 9 का 2 में देखना है। 0.51 में 0.51 है, उसका 9 और 2 में आपको देखना है। वो आप देखने के बाद आपको कैसे आंसर क्या आएगा, तो 3.306 एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग आप टेबल में देखोगे तो क्या आ जाएगा 3.306। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो ये जो x है उसकी वैल्यू 3.306 है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3.306 इंटू 10⁻⁸, इसमें लिख लिया है 10⁻⁸ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया है। देखो यहाँ पे हमने जो डेंसिटी की वैल्यू ली है वो हमने किस में ली है, सेंटीमीटर में, इसीलिए यहाँ पे जो एज लेंथ की वैल्यू आई है हमारे पास वो किस में आई है, तो सेंटीमीटर में आई है, ठीक है ना। ये किस में है, तो सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है। उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। और ये मीटर में हो गया। अभी मुझे 10⁻⁻12 में लेके जाना होगा, तो ये पॉइंट है उसको 2 इधर खींचना होगा, तो क्या हो जाएगा 330.6 इंटू 10⁻12 मीटर, ठीक है। और 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी है, 10⁻12 मीटर। तो आपका ये आंसर आ गया, आंसर आ जाता है 330.6 पिकोमीटर। देखो अगर आप सेंटीमीटर में आंसर लिखो, मीटर में आंसर लिखो तो राइट ही है, पर आपको पता होना चाहिए यूनिट सेल बहुत ही छोटी चीज़, यूनिट सेल मतलब बहुत ही छोटा होता है, और उसकी वैल्यू मोस्टली हम पिकोमीटर में लिखते हैं। जितनी भी बार आपको क्वेश्चन में एज लेंथ की वैल्यू दी जाएगी वो पिकोमीटर में ही होने वाली है, इसीलिए हम जब भी एज लेंथ फाइंड करना होगा तब उसको पिकोमीटर में ही कन्वर्ट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमें मिल गया एज लेंथ, हमारे पास एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू √3a/4, हमारे पास ये वैल्यू है। ए की वैल्यू जो भी है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। पुट करने के बाद मेरा जो आंसर आया है वो कितना है, 142 पिकोमीटर। कितना है, 142 पिकोमीटर। क्लियर है। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन को बहुत बार नहीं करवा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी को अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो वापस एक बार पीछे रिवाइंड करो और वापस एक बार देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको कराऊँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि इस न्यूमेरिकल को यूज़ करते हुए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 7th है, इसके बाद शायद मेरे पास और एक, ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 और क्वेश्चन है। 7 के बाद 8 और 9 हमारे पास 2 क्वेश्चन है और 2 न्यूमेरिकल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। लास्ट तक हम करेंगे, भले ही मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है पर ठीक है, चलेगा। ओके, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू अ FCC लैटिस विथ एज लेंथ 3.61 इंटू 10⁸ पिकोमीटर। तो एज लेंथ हमें पता है, FCC लैटिस है वो भी पता है। कैलकुलेट द डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। वो क्या बोला है कि कैलकुलेट डेंसिटी इज़ इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि हमें फाइंड तो डेंसिटी की वैल्यू करनी है, पर उसकी वैल्यू इसके आजू बाजू कुछ आनी चाहिए, ठीक है, इसके आसपास डेंसिटी की वैल्यू आनी चाहिए। एज लेंथ हमारे पास 3.61 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मोलर मास, ओके, मोलर मास हमें, हाँ, कॉपर का यहाँ पे मोलर मास दिया गया नहीं है, पर हमने थोड़ी आई थिंक 2nd या 3rd न्यूमेरिकल में ही हमने कैलकुलेट किया है। मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63 होता है। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर भी है, सभी वैल्यू है। इस सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में हम फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। Z की वैल्यू भी 4 है, FCC है, तो
लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आंसर आ जाएगा 8.89 ग्राम अपन सेंटीमीटर क्यूब, जो इस वैल्यू से बहुत ही क्या है, नज़दीक है। मतलब कि ये जो आंसर है वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ओके। अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो थोड़े अलग है। आगे हमने जो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन की पढ़ा था, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन था उस फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कि भाई एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, ओके, मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर। ओके, हमें एक ही चीज़ दी गई है, मेटालिक रेडियस दी गई है, मतलब आर की वैल्यू 125 पिकोमीटर हमें दे दी गई है। हमें बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब एज लेंथ कितनी, साइड मतलब जो एज होती है उसकी लेंथ कितनी है, यूनिट सेल में जो एज होती है उसकी लेंथ कितनी है, हमें वही फाइंड करना है। मैंने बोला था यहाँ पे क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक्ड, मतलब कि CCP, यहाँ पे SCP को आपको ध्यान में नहीं लेना है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड उसी को हम बोलते हैं FCC, और FCC के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो हमें पता ही है, हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा है कि R = √2a/4, क्या है तो √2a/4। तो हमें फाइंड करना है ए, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4 इंटू एटोमिक रेडियस अपन √2। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ √2 की जो वैल्यू है ये 1.41 होती है, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है। ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। याद इसलिए करनी है क्योंकि इन दोनों का ही हमें ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए वो लॉग वाला आप फंडा फिर से हम नहीं लगाएंगे, इसको रट्टा मार लो, ईजी हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आई की वैल्यू रख दी है 125, √2 की वैल्यू मैंने बताई 141 है, तो आपने 1.41 यहाँ पे रख दिया है। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 354.60 पिकोमीटर। ठीक है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो रिलेशन बिटवीन रेडियस और एज लेंथ के इक्वेशन जो हमारे पास है उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से कि हमारे पास हमने एटॉमिक रेडियस एज लेंथ दे दी जाएगी, हमें बोला जाएगा रेडियस ढूंढो, रेडियस दे दी जाएगी, एज लेंथ ढूंढने को बोल दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमें बोला है हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में यूनिट सेल कितने हैं। ओके, हमारे पास एज लेंथ है, अभी कंटिन्यू है, जो हमारा 8th क्वेश्चन है, एक जो 8th न्यूमेरिकल जो है वो कंटिन्यू में ही है। हमारे पास हमारा जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ हमने फाइंड की है 354.060 पिकोमीटर हमने क्या फाइंड की है। अभी हमें क्या करना है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट सेल में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें यूनिट सेल कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसमें यूनिट सेल कितने हैं वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर देते हैं, मतलब कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, नॉर्मली एक क्यूब होता है, एक ही एज लेंथ की वैल्यू हमें पता है 354.60, मैंने उसको निगलेक्ट किया है, पिकोमीटर ले लिया, पिकोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसका क्यूब निकाल दिया, 354 का हमने क्या क्यूब निकाल दिया, और वो उस क्यूब निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आया वो क्या है, एक यूनिट सेल में ऑक्यूपाई की जाने वाला कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, एक यूनिट सेल की वजह से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो हमें पता चल गया। तो कितना है 4.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। 1 यूनिट सेल द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, तो
4.39 इंटू 23 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई x हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4.39 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻+24 यूनिट सेल। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल है 2.27 इंटू 10⁻24। लास्ट है हमारा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी अरेंजमेंट, मतलब है सोडियम मेटल है जो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में अरेंज किया गया। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। आपको यूनिट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। 9.2 ग्राम सोडियम मेटल में, मतलब का हमारा जो सोडियम है उसका अगर हमने 9.2 ग्राम सोडियम लिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, एटॉमिक मास दिया गया है Na का, वो कितना होता है 23 म्यू। अभी मुझे एक बात बताओ, बीसीसी में पर यूनिट सेल, सुनो, बीसीसी में पर यूनिट सेल एटम कितने होते हैं 2। ठीक है, ओके, ये हमें पता चल गया कि Z की वैल्यू 2 है। अभी इसको ढूंढना कैसे है वो हमें पता लगाना है। तो पहले ये देख लो कि एक यूनिट से बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। हमें यहाँ बताया गया है कि 9.2 ग्राम सोडियम मेटल है, उसमें कितने यूनिट सेल हैं। तो अगर मैं कैसे भी देख लूँ कि 9.2 ग्राम सोडियम मेटल में एटम कितने हैं, 9.2 ग्राम सोडियम मेटल में एटम कितने हैं, तो इजीली मैं x यूनिट सेल ढूंढ सकता हूँ। ओके, ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एटॉमिक मास म्यू की वैल्यू कितनी है 23 म्यू। तो इसी हिसाब से अगर मैं मोलर मास लिखूँ तो 23 ग्राम अपन मोल। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल में 1 मोल में 23 ग्राम ऑफ Na है। 1 मोल में 23 ग्राम ऑफ Na है, और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 23 एटम। कितनी 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 23 एटम। मतलब ये 1 मोल बराबर मैं यहाँ पे 6.022 इंटू 23 एटम रख सकता हूँ। मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 Na एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ Na। मतलब कि 23 ग्राम Na होगा, Na 23 ग्राम जितना Na होगा, तब सोडियम के एटम कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस इक्वेशन से मैं ये ढूंढ सकता हूँ कि 9.2 ग्राम में कितने एटम है। तो ठीक है कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ Na। तो 9.2 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मान लो कि x हो गया, तो x इज इक्वल टू 9.2 इंटू 6.022 इंटू 23/23। ठीक है ना। तो आपका x की वैल्यू आ गई 2.4088 Na एटम इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। ठीक है, मतलब कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम 9.2 ग्राम सोडियम मेटल में कितने एटम है, एटम कितने हैं, तो 2.4088 इंटू 10⁻23। ठीक है, अभी एक यूनिट सेल में 2 एटम है। हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम है, तो 2.4088 इंटू 10⁻23। तो 1 यूनिट सेल में 2 एटम है, 1 यूनिट सेल में 2 एटम है, तो 2.4088 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम में कितने यूनिट सेल हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है।
ठीक है ना। तो x मान लिया x है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाए, x का ये फॉर्मूला हो जाएगा और आपको लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा ये पूछा जा सकता है, ऐसा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको पूछा 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं। हमने पहले क्या बताया कि बीसीसी में हमारे पास पर यूनिट सेल 2 एटम होते हैं, मतलब कि एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं। तो हमने पहले फाइंड किया कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, 9.2 ग्राम सोडियम मेटल है यहाँ पे, 9.2 ग्राम में कितने एटम होंगे, वो कैसे फाइंड किया, तो मोलर मास हमें दिया गया है। तो मोलर मास हमें पता है कि एक मोल के अंदर 23 ग्राम Na होता है और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 23 एटम होता है। तो 1 मोल के बदले मैंने ये वैल्यू रखी है। यहाँ पे 23 के बदले 23 ऑफ Na है, तो 9.2 में कितने हो जाएंगे वो हमने यहाँ से ढूंढा। तो यहाँ पे 9.2 ग्राम Na, 9.2 ग्राम सोडियम मेटल जो है, अगर सोडियम मेटल 9.2 ग्राम है तो उसमें सोडियम के एटम कितने हो गए 2.4088 इंटू 10⁻23। बस अभी यहाँ पे जो 2 एटम है यहाँ पे मैंने पुट किया कि 2.4088 इंटू 23 सोडियम एटम है हमारे पास, तो उसमें यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, तो मान लिया x, तो x इज इक्वल टू 2.4088 इंटू 10⁻23/2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। ठीक है, थैंक यू। Like and share my videos with your friends. Also, give your valuable comments. Subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thanks for watching.